सब जगह जल्दी से चिल्ला कर रही हो ना। Okay, Hi ma'am. everyone. Hello everyone. This is NK Law classes and series of interpretation of statute lectures is going on for Mumbai University BLS SEM 9, LLB SEM 5. Today is our part 4 repeal of statute. I am Professor Kejal Vakharia and will be doing repeal of statute today. So first we need to understand the meaning of repeal. Repeal means what? To revoke or to abrogate. In very simple language, repeal means cancel. So यहाँ पे what we are going to study is repeal of statute. It means cancelling or abrogating or revoking a statute. So any statute may repeal any act in whole or in part, either expressly or impliedly, by enacting matter contrary to and inconsistent with the prior legislation. So repeal हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि पूरे का पूरा एक्ट ही रिपील हो जाएगा. Sometimes it may be just a part of the statute or sometimes it may be the whole of the act which will be repealed. Repeal के तरीके कौन से है? Either it may be express repeal, clear cut लिखा हुआ है, the statute is hereby repealed, or it may be implied, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, implication से पता चलेगा. Implication से कैसे पता चलेगा? कुछ contrary statute enact हो चुका है. Existing statute X बोल रहा है, नया statute Y बोल रहा है, उसका मतलब क्या है? The new statute is repealing the old one. Okay, so this is implied repeal. When a repealing provision is itself repealed, this does not revive any provision previously repealed by it. Companies Act 1913 था, जिसको Companies Act 1956 ने रिपील किया. Companies Act 2013 आया, जिसने Companies Act 1956 को रिपील किया. So Companies Act 1956 रिपील हुआ, does it mean Companies Act 1913 वापस रिवाइव हो गया? No, it does not mean that. तो जब रिपीलिंग प्रोविजन जो था 1956 का वो खुद ही अभी रिपील हो गया बिकॉज न्यू एक्ट हैज कम इनटू द प्लेस 2013 वाला. इट डज नॉट मीन कि कंपनीज एक्ट 1956 में जिस पुराने एक्ट को स्टैट्यूट को रिपील किया था वो अभी रिवाइव हो गया, क्योंकि दैट थिंग इज नॉट इन एग्जिस्टेंस ओनली. 1913 वाला एक्ट अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है एज इफ इट वाज नेवर एवर पास. द थिंग व्हिच इज एक्सटिंक्ट इट कैन नॉट बी रिवाइव्ड. समझा? तो 56 के एक्ट ने 1913 के एक्ट को रिपील किया था और अभी 2013 वाला एक्ट ने 56 के एक्ट को रिपीट किया. इट डज नॉट मीन 1913 वाला एक्ट ऑटोमेटिकली रिवाइव हो गया. नाउ रिपील ऑफ द स्टैट्यूट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपील. वन इज टेम्पररी, वन वुड बी परमानेंट. वी ऑलरेडी हैव स्टडीड दैट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट. तो टेम्पररी में क्या होता है? इट एक्सपायर एट ए स्पेसिफिक टाइम अनलेस रिपील्ड बिफोर एक्सपायरी. टेम्पररी स्टैट्यूट रिपील नहीं होते, वो एक्सपायर होते हैं. परमानेंट स्टैट्यूट एक्सपायर नहीं होते, रिपील होते हैं. पर टेम्पररी स्टैट्यूट एक्सपायरी डेट से पहले रिपील कर दिए जा सकते हैं. वंस द टाइम लिमिट इज ओवर, टेम्पररी स्टैट्यूट टिपिकली स्टॉप ऑपरेटिंग. टाडा का एग्जाम्पल हम लोग ने देख लिया है. सो टेम्पररी स्टैट्यूट में एक्सपायर बट नॉट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अंडर इट. इसके लिए तो टाडा तो खत्म हो गया 1995 में. याकूब मेमन को फांसी कब हुआ? 2015 में, 20 साल के बाद. संजय दत्त को इम्प्रिजनमेंट कब हुआ? 15-20 साल के बाद. ओके, सो एक्ट एक्सपायर हो जाएगा. इट डज नॉट मीन उसके अंदर के जो राइट्स और ऑब्लिगेशन है वो भी खत्म हो गए. केस लॉस. इंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. दिस केस लॉ सेज द सेम थिंग. जस्ट अ मोमेंट. In this case, it was held that the duration of a temporary statute may be extended by a fresh statute or by the exercise of power conferred under the original statute. Temporary statute है, उसका पीरियड एक्सटेंड हो भी तो सकता है. कैसे होगा? या तो फ्रेश statute ला दो या तो जो ओरिजिनल statute है उसमें ही आप इंक्रीज करते जाओ. तो टाडा एक्ट में हम लोग ने लास्ट टाइम भी देखा था, ओरिजिनल इट वाज फॉर either 2 or 4 years. Then it got extended by 6 years, then 8 years, finally 10 years, और फिर 10 years के बाद में वो फाइनली एक्सपायर हुआ. तो ओरिजिनल स्टैट्यूट का भी आप लाइफ एक्सपांड कर सकते हो. एंड ऑल जो रिजर्वेशन रिगार्डिंग लॉज है ना,
आइडियली जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, दैट टाइम द आइडिया वाज टू कीप इट ओनली फॉर 10 years. आफ्टर 10 years ऑल दी पीपल वुड बी इक्वल, इक्वालिटी वुड बी अचीव्ड इन इंडिया, और ये रिजर्वेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. दैट वाज द थॉट प्रोसेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट 10 साल के बाद में पॉलिटिशियंस अंडर टू थिंग्स. एक तो ऐसी कोई इक्वालिटी अचीव नहीं हुई. सेकेंडली, दिस इज अ कॉन्सेप्ट फॉर द वोट बैंक. So instead of decreasing reservation, each state is increasing the reservation quota, and जो 10 years का expiry period था वो खत्म होता है, expire होता है, उसके पहले उसको वापस extend कर दिया जाता है. So it's been 70 years, अभी तक तो reservation खत्म हुआ नहीं है. If the life of the temporary statute is extended with substantive amendment, it would not mean that the duration of the act is extended. टेम्पररी स्टैट्यूट का लाइफ एक्सटेंड किया है विद सब्सटेंटिव अमेंडमेंट, उसमें कुछ अमेंडमेंट करके. इट डज नॉट मीन कि एक्चुअली वो जो एक्ट है उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है. इट्स जस्ट सर्टेन प्रोविजंस यू आर एक्सटेंडिंग. सेकेंड वन, रिपील ऑफ द स्टैट्यूट में सेकेंड इज परमानेंट स्टैट्यूट. ये भी हम लोग ने पढ़ लिया है. नो टाइम लिमिट इज फिक्स्ड फॉर द ड्यूरेशन. आप लोग ने अभी तक के जितने एक्ट पढ़े हैं, लाइक कंपनीज एक्ट, टोपा, लैंड लॉ के अलग अलग, लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ऑल दैट, किसी में भी टाइम लिमिट नहीं था. इट मीन्स दीज ऑल आर परमानेंट लॉ. दे कैन बी रिपील्ड बाय द लेजिस्लेचर. जैसे पुराना कंपनीज एक्ट था 1956, नया कंपनीज एक्ट आया, पुराना एक्ट ऑटोमेटिकली रिपील हो गया. परमानेंट स्टैट्यूट इज नॉट एब्रोगेटेड बाय पैसेज ऑफ टाइम और बिकॉज ऑफ इट्स नॉन यूज. चलो इतने साल हो गए, स्टैट्यूट एक्सपायर होगा, ऐसा कभी नहीं होता है. इसके लिए तो अपने यहाँ पे 150 साल पुराने स्टैट्यूट भी है ना, 1833, 1860, 1850, वो वाले स्टैट्यूट भी अभी तक है. मान लो कि कोई एक ऐसा स्टैट्यूट है, ऐसे स्टूपिड सी चीज के ऊपर है जो अभी 100 साल से कभी एक बार एक भी कोर्ट में उसका यूज नहीं हुआ है. Nowhere that statute has been used. In last 100 years, 120 years, 150 years, still that statute is not expired. It is very much in existence. The legislation which has passed the statute is out of power. It doesn't affect the statute. अभी 10 साल यूपीए का गवर्नमेंट था, उन्होंने जो अलग अलग लेजिस्लेशन बनाए, now that government is out of the picture, out of the regime. It does not mean उन लोग ने जो लॉ बनाए थे वो भी out of the regime हो गए. गवर्नमेंट may come and go. statute उन लोग ने जो एक बार बना दिया, that will remain forever. Even if statute is not used frequently, it remains in operation. कोई ऐसे ऐसे एक्ट होते हैं इंडिया में, द थिंग यू नेम उसके ऊपर आपको एक्ट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो आपको उसके ऊपर मिल ही जाएगा. हार्डली कभी कभार वैसा statute यूज होता है. इट डज नॉट मीन कि वो एक्सपायर हो चुका है. इट विल वेरी मच रिमेन इन दी ऑपरेशन. टेम्पररी statute expires, permanent is repealed. Two ways to revive the expired statute. अभी एक्सपायर्ड स्टैट्यूट है, स्टैट्यूट कोई टेम्पररी का एक्सपायर हो चुका है, उसको रिवाइव कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट, री-एनेक्टेड द स्टैट्यूट विद द सिमिलर प्रोविजन. मानो कि टाडा को अभी रिवाइव करना है, टाडा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है. व्हाट इज द वे आउट? जो टाडा के प्रोविजन थे सेम टू सेम वही प्रोविजन डाल के नया एक्ट बना दो, ऑटोमेटिकली टाडा ही आपका रिवाइव हो गया. और एनेक्टिंग अ स्टैट्यूट एक्सप्रेसली मेंशनिंग दैट द एक्सपायर्ड एक्ट इज रिवाइव्ड. कोई एक नया एक्ट पास करो which will say कि नहीं, ये जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड स्टैट्यूट है वो रिवाइव हो रहा है. मानो कि भी टाडा को वापस रिवाइव करना है तो एक एक्ट पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट को, which will specifically say that टाडा is hereby revived. तो उस तरीके से हो सकता है. तो these are the two ways जिससे आप एक्सपायर हो चुके स्टैट्यूट को रिवाइव कर सकते हो. If an act is expired or repealed, it is presumed that it never existed unless contrary intention is appeared. एक बार एक्सपायर रिपील हो गया, उसका मतलब क्या है? एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड. इसलिए तो उसका वापस रिवाइवल नहीं होता है. हाँ, अनलेस कुछ कॉन्ट्ररी इंटेंशन दिख रहा है, so that is a matter of proof. प्रूव करना पड़ता है. रिपील. नाउ रिपील टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिपील. रिपील कब से चालू होगा? डेट हैज टू बी मेंशन. इस डेट से ये एक्ट, ये स्टैट्यूट रिपील हो रहा है, उस दिन से वो रिपील हो जाएगा. रिपील लॉ रिमेन्स इन ऑपरेशन फॉर द पीरियड बिफोर इट्स रिपील. मानो कि आज कोई एक एक्ट है, गवर्नमेंट को उसको रिपील कर देना है. गवर्नमेंट ने बोल दिया पर्टिकुलर एक्ट विल बी रिपील्ड फ्रॉम 1st of August.
till 31st July midnight, that act very much would be in operation. Delegated or subordinate legislation also cease to have any force once the main act is repealed. मेन एक्ट है, उसके अंदर कुछ रूल्स बने हैं, रेगुलेशंस बने हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशन वगैरह कुछ पास हुए एंड ऑल दैट. मेन एक्ट इज एक्सपायर्ड, एवरीथिंग, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सब कुछ एक्सपायर साथ में हो जाएगा. If delegated legislation is preserved expressly, the repeal act will be used for the interpretation. मानो कि लेजिस्लेचर ने डिसाइड किया पर्टिकुलर एक्ट को रिपील कर देना है, बट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, हाइपोथेटिकली थिंक दैट वे, कंपनीज एक्ट 1956 जो है वो रिपील कर दिया गवर्नमेंट ने, बट सेइंग दैट कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर जो रूल्स है वो रूल्स एक्सपायर नहीं हो रहे हैं. रूल्स आर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. टिपिकली कंपनीज एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने का. इस केस में कैसा होगा, अभी आपको जो रूल्स कंपनीज एक्ट 1956 के रूल्स का इंटरप्रिटेशन करना है, तो फिर आपको कंपनीज एक्ट 1956 ही खोलना पड़ेगा उसके इंटरप्रिटेशन के लिए. यू कांट ओपन कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन. बट ये कभी होगा जब एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है कि कंपनीज एक्ट 2013 हैज रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1956 बट नॉट द रूल्स अंडर दैट. समझा? दिस वुड बी पॉसिबल ओनली इन दैट केस. नाउ इफेक्ट्स ऑफ रिपील होने से क्या क्या इफेक्ट होती है, so we'll study अभी हम लोग ने पढ़ा एक बार टेम्पररी स्टैट्यूट एक्सपायर हो गया तो उसके अंदर के जितने भी नोटिफिकेशन ऑर्डर रूल्स वगैरह होंगे वो सब भी इनऑपरेटिव हो जाएंगे. अपॉइंटमेंट मेड बिकम फंक्शंस ऑफिशियो. फंक्शंस ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, कोई अपॉइंटमेंट की गई थी पुराने एक्ट के अंदर, वो जो भी अपॉइंटमेंट थी सब ऑफिसेज वेकेट करनी पड़ेगी. जो अथॉरिटीज है वो भी सब एक्सपायर हो जाएगी. The authority becomes exhausted on the expiry. कुछ authority का constitution हुआ है वो भी exhausted मतलब हो जाएगी, मतलब वो भी no longer that will work. Detention comes to an end and the person is released on expiry. अगर बंदे को, अभी इसमें मैं आप लोग को अगर क्लासिकल एग्जांपल दूं, then it is the case of MISA, Maintenance of Internal Security Act, जो आप लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा. तो अगर वो ऐसा कोई एक्ट है जिस दिन से इमरजेंसी खत्म हुई, मीसा खत्म हुआ, जितने लोगों को जेल में भर के रखा था वो सब जन का रिलीज करना पड़ा. बट द सेंटेंसेस अवॉर्डेड एंड पेनल्टीज इम्पोज्ड बाय द कोर्ट विल रिमेन इन फोर्स. टाडा एक्ट, यू ऑल नो दैट. संजय दत्त, याकूब मेमन एंड सो मैनी अदर पीपल, सब जन को टाडा के एक्सपायर होने के 10, 12, 15 साल के बाद में इम्प्रिजनमेंट हुआ, ये अपना कैपिटल पनिशमेंट वगैरह हुआ, डेथ पेनल्टी मिला. Permanent statute can be repealed by the legislature which enacted it. Permanent statute है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिपील कर सकती है, और अगर स्टेट लेजिस्लेशन ने बनाया तो स्टेट गवर्नमेंट उसको रिपील करेगी. पावर टू एनेक्ट इंक्लूड्स पावर टू रिपील. अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आप लोग ने, तो उसमें लेजिस्लेचर का जो पावर है उसमें क्या लिखा है, लेजिस्लेचर हैज पावर टू एनेक्ट द लॉज, टू मेक द लॉज. It has power to repeal the law. शायद ऐसे एक्सप्रेसली नहीं भी लिखा है ना, still always the power of appointment will include power also to remove. So similarly over here power to enact will also include power to repeal. भले ही फिर वो एक्सप्रेसली लिखा है कि नहीं लिखा है. When a temporary statute expires, General Clauses Act has no application because Section 6 of the Act deals with repeal and not expiry. जनरल क्लॉजेस एक्ट हम लोग को पढ़ना है, उसका सेक्शन 6 जो है इट टॉक्स अबाउट रिपील. एक्ट रिपील होगा तो क्या होगा, कैसे होगा. तो अगर कोई एक्ट एक्सपायरी हो रहा है टाटा जैसा, तो उसमें सेक्शन 6 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट हैज नो एप्लीकेशन बिकॉज इट डील्स विद एक्सपायरी एंड नॉट द रिपील. सो इट डील्स विद द रिपील एंड नॉट द एक्सपायरी. नाउ इन द टेम्पररी स्टैट्यूट, saving provision similar in effect as that of section 6 is absent, then the proceedings taken against the person under a temporary statute ipso facto and terminated on the expiry of the statute. Saving clause हम लोग इंटरनल एड में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे. सेव एज करके एक सेविंग प्रोविजन होता है. अगर वो प्रोविजन टेम्पररी स्टैट्यूट में नहीं दिया है, टेम्पररी स्टैट्यूट एक्सपायर हो गया, तो जो पर्सन के अगेंस्ट
प्रोसीडिंग कमेंस की गई थी टेम्पररी एक्ट में, वो सब प्रोसीडिंग भी टर्मिनेट हो जाएगी। Now temporary statute in the absence of saving provision is not dead for all the purpose. हाँ, अभी सेविंग प्रोविजन नहीं था तो प्रोसीडिंग कमेंस की वो टर्मिनेट हो गई। इट डज नॉट मीन कि टेम्पररी स्टैट्यूट के हर एक प्रोविजन का साथ यही होगा। इट्स नॉट डेड फॉर ऑल द पर्पस। जैसे हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया कि टेम्पररी स्टैट्यूट के अंदर अगर कोर्ट ने कुछ पनिशमेंट डिटरमाइन कर दिया है, देन दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंट। समझा? Case laws will do now. Mohammed Iqbal Sheikh versus State of Maharashtra, the classical case law. In this case, it was held that because of the provisions of Section 1(4) of TADA, bail cannot be granted contrary to the provision of TADA even after the expiry of TADA. I mean, Mohammed Iqbal Sheikh and all these people were involved in 1993 bomb blast case. TADA तो expire हो गया, उस बंदे को बेल चाहिए थी, तो उसने बोला जब टाडा ही एक्सपायर हो चुका है तो मुझे सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली बेल दे दो। कोर्ट सेड नो, टाडा भले ही एक्सपायर हो चुका है, तुझे जो तेरा प्रोसीडिंग जो पनिशमेंट हुआ है दैट इज एज पर टाडा। टाडा का पर्टिकुलर सेक्शन इज नॉट अलाउइंग बेल अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, यू फॉल अंडर दोस सर्कमस्टेंसेस, तुझे बेल नहीं मिलेगा भले ही टाडा एक्सपायर हो चुका है। केशवन माधवा मेनन versus State of Bombay. So in this case, it was held that where proceedings were commenced, prosecuted and brought to finality before the repeal, no proceedings under a repealed statute can be commenced or continued after the repeal of a statute. मानो कि कंपनीज एक्ट 1956 जो अपना सहारा और सेबी वाला केस चल रहा है, सुब्रत रॉय वाला, कमेंस भी हुई, प्रोसिक्यूशन भी उसका हुआ, फाइनलिटी पे ऑलमोस्ट नेट पहुंच चुका है वो वाला केस अंडर द 1956 एक्ट। तो बिफोर द रिपील, और ये सब हो गया बिफोर द रिपील ओनली, so no proceedings under the repeal statute can be commenced or continued after the repeal of a statute. Because नया प्रोसीडिंग रिपील स्टैट्यूट में करना है सुब्रत रॉय के अंदर अगेंस्ट, तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको फाइनलिटी अगर दे दी गई है, हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग दैट कि मानो कि उसके केस फाइनल हो चुका है 1956 एक्ट में, तो अभी कुछ भी 1956 के एक्ट में नया उसके अगेंस्ट शुरू नहीं होगा। ओके, नाउ विल सी इफेक्ट्स ऑफ रिपील अंडर द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। जैसे हम लोग ने पहले ही देखा, सेक्शन 6 ऑल्सो टॉक्स अबाउट द रिपील। तो रिपील जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 6 क्या बोलता है? Repeal shall not revive anything which is not there in force or not existing at the time of repeal. Same Companies Act वाला example will consider over here. 2013 के एक्ट ने 1956 को रिपील किया, 1956 के एक्ट ने ऑलरेडी 1913 के एक्ट को रिपील कर दिया था। तो बाय रिपील ऑफ 1956 एक्ट 1913 वाला एक्ट रिवाइव नहीं हो सकता है बिकॉज इट वाज नेवर देयर इन एग्जिस्टेंस। ओके, at the time of repeal. So जो चीज एग्जिस्टेंस में नहीं है वो उसका रिवाइवल नहीं हो सकता है। Repeal shall not affect the operation of any enactment and anything which was suffered under the enactment. Already वो रिपील एक्ट के अंदर जो कुछ भी चीजें हो चुकी है उसको रिपील अफेक्ट नहीं करेगा। Those things will remain as it is. Repeal shall not affect any right, obligation, liability or privilege which was acquired, accrued or incurred. पर्टिकुलर एक्ट के अंदर किसी को कुछ राइट्स मिल गए, मानो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है 2005 के जो चेंजेस आए, मतलब उसमें पार्ट रिपील हुआ बहुत सारी चीजों का। उसके पहले जिन लोगों को जो प्रॉपर्टी मिल चुकी थी, मतलब राइट्स मिल चुके थे, प्रिविलेजेस मिल चुके थे, वो एज इट इज रहेगा। टाडा एक्ट के अंदर जिन लोग के अंदर जो ऑब्लिगेशन लायबिलिटी थी, सीवियर पनिशमेंट थी, तो वो करनी पड़ेगी। रिपील शैल नॉट अफेक्ट एनी पेनल्टी, पनिशमेंट और forfeiture which is incurred due to commission of any offense. टाडा वॉज बेसिकली एंटी टेररिज्म वाला एक्ट। उसके अंदर अगर याकूब मेमन को फांसी होनी थी तो होनी थी, शायद अगर टाडा एक्ट नहीं होता तो वो बच भी जाता फांसी से, शायद, बट उसका तो पूरा प्रोसिक्यूशन टाडा के अंदर ही हुआ, भले ही टाडा की एक्सपायरी को 20 साल हो गया। इट वुड बी दैट ओनली। मानो कि टाडा तो एक्सपायर हुआ, बट इफ इट वुड हैव बीन सम रिपील्ड एक्ट जिसके अंदर पेनल्टी, पनिशमेंट, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह हुआ है, इट विल रिमेन एज इट इज। Repeal shall not affect any investigation, legal proceedings, or remedy in respect of any such right, obligation, liability, privilege, penalty, punishment, or forfeiture as said above. Investigation वगैरह चालू है repealed act के अंदर, that will remain as it is, and it shall be
continued or enforced. इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, लीगल प्रोसीडिंग वगैरह कंटिन्यू रहेगा, उसका एनफोर्समेंट भी होगा. So section 6 applies only to repeal brought about by central act or regulation. Central act के ऊपर ये section 6 is applicable. 2 cases, Jindal Oil Mill versus Godra Electricity Company. In this case, Supreme Court observed that if some rights are vested in someone under a statute and such statute is repealed by another statute, and unless a contrary intention is indicated, either by express language or by necessary implication in the new statute, such rights will continue to vest in him under the new statute. मानो कि पुराना कंपनीज एक्ट था, उसमें डायरेक्टर को तो वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा. नया एक्ट प्रोहिबिट कर दी बहुत सारी चीजों को विच वर अलाउड अंडर द ओल्ड कंपनीज एक्ट. तो जो भी ओल्ड कंपनीज एक्ट के अंदर सेकंड इज Ekam Barappa versus Expert Profits Tax Officer. So in this case, the Supreme Court held that the liability to pay tax for excess profits earned by the appellant shall continue on him, even though the place where he carried on business at the relevant time was merged in a state where such a regulation to pay excess profits was not in existence. See, India के independence के बाद ना बहुत सारे states में changes आए. लाइक मैसूर स्टेट वॉज है तो उसका कर्नाटका बना तो उसकी बॉर्डर्स भी चेंज हो गई. लाइक त्रावणकोर स्टेट वॉज है उसका केरला बना तो उसकी बॉर्डर्स बदली. मद्रास स्टेट वॉज है उसका तमिलनाडु बना, फिर ग्रेजुअली आंध्र प्रदेश बना. ऐसे बहुत सारे स्टेट हुए. सेंट्रल प्रोविंस का मध्य प्रदेश बना इन ऑल. तो बेसिकली एक बंदा था जिसके ऊपर उसने कुछ प्रॉफिट अर्न किया था जिसके ऊपर उसको टैक्स पे करना था. अभी जो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस था वो जो स्टेट के अंदर फॉल कर रहा था ना, जब उसका टैक्स का लायबिलिटी अराइज हुआ तभी वो स्टेट में उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं पे करना था. और वो जो स्टेट है इट गॉट मर्ज इनटू द स्टेट, सॉरी वो स्टेट जहां पे उसने प्रॉफिट अर्न किया वहां पे देयर वाज अ लायबिलिटी दैट ही हैड टू पे द टैक्स. ग्रेजुअली वो स्टेट मर्ज हो गया वैसे स्टेट के अंदर जहां पे टैक्स के ऊपर मतलब वो टैक्स लायबिलिटी था ही नहीं. मर्ज किए हुए स्टेट के अंदर प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं पे करना था. बट जब उसका लायबिलिटी अराइज हुआ दैट टाइम इट वाज श्योर कि उसको टैक्स पे करना है. फिर मर्ज किए हुए स्टेट में भले ही नहीं था, एक बार लायबिलिटी अराइज हो गया मतलब ही हैड टू पे द टैक्स. एक बार टैक्स का लायबिलिटी हो गया तो होगा, फिर आपके नए स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, सॉरी ये पुरानी बात है, जो पुराने प्रोविजन थे उसके अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा. तो कुछ लायबिलिटी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो चुका है रिपील्ड एक्ट के अंदर, that will continue. Okay, now we'll do a very small topic, kinds of repeal. There are two kinds of repeal, one is express, one is implied. So see, when a particular provision is omitted and a new provision with modifications which is similar to the repealed provision, and such reenactment has continuous force and modifications are treated as amendments. Oh, I'm so sorry guys, I've skipped one slide. There are two kinds of repeal, express and implied. Express means what? Repeal is brought by the express term by the statute. अभी express का मतलब ही क्या है? Clearly साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है particular act is or provisions are hereby repealed. These provisions or this act shall cease to have effect. अगर कुछ section से omit हो रहा है then it would be shall be omitted. पुराना कंपनीज एक्ट 1956 अगर आप लोग देखोगे ना तो सेक्शन 294, सेक्शन 296 डायरेक्ट आप बुक भी खरीदोगे ऑनलाइन भी देखोगे ना तो 294 की जगह पे लिखा है ओमिटेड, 296 की जगह पे लिखा है ओमिटेड, क्योंकि साफ साफ अमेंडमेंट एक्ट में लिखा है शैल बी ओमिटेड. इट मींस व्हाट? इसका रिपील हो चुका है. नाउ से व्हेन अ प्रोविजन इज ओमिटेड and a new provision with the modification which is similar to the repeal provision is enacted, then such reenactment has continuous force and modifications are treated as amendment. मानो के कंपनीज एक्ट 1956 में जो 294 है उसको ओमिट करके उसकी जगह पे कुछ नया प्रोविजन लाया गया था, then जो न्यू वन है ना that would work as a modification and amendment. Now substitution of a provision results in a repeal and a fresh enactment. एक प्रोविजन को आप दूसरे प्रोविजन से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो
इट मीन्स व्हाट, दैट इज अ रिपील। अभी आप लोग देखोगे न्यू आईपीसी का वर्जन 377 में काफी कुछ सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, विद कंसेंट वाली सब लाइनें हट जाएगी, नो लॉन्गर इट इज एन ऑफेंस। 497 एडल्ट्री निकल जाएगा, मानो कि एडल्ट्री की जगह पे हाइपोथेटिकली कुछ नई चीज आ रही है, कुछ नया ही प्रोविजन आया, दिस इज रिपील बिकॉज देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन। So when existing provision is substituted and new provision is not competent, then new provision shall be invalid, repeal is not valid. नया प्रोविजन तो डाल दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया पुराने वाले को, बट इट इज नॉट कॉम्पिटेंट, मतलब उसको आप इफेक्ट दे ही नहीं सकते हो, इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव इफेक्ट टू द न्यू प्रोविजन। उसके इसमें क्या होगा, न्यू प्रोविजन इज इनवैलिड, रिपील आपका जो है ना वो वैलिड नहीं है, जो पुराना वाला है वही चलेगा, नया वाला नहीं चलेगा। Cases R versus Longmeat. In this case, it was held that when legislature intends to repeal any law, they are not bound to use any precise word. मतलब लेजिस्लेचर के ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यही वर्ड यूज करो तो ही रिपील का इफेक्ट आएगा, क्योंकि रिपील का एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। Second is Rayala Corporation versus Direct Enforcement (ED). In this case, it was held that omission of a provision is different from repeal. ओमिट करना अलग होता है, रिपील करना अलग होता है। These are a very technical terms. Effect more or less same ही आएगा। State of Rajasthan versus Union of India. Again, in this case, it was held that substitution of a provision results into repeal. Substitute किया, एक provision की जगह पे दूसरा insert किया, it means what, earlier वाले को आपने repeal कर दिया है। Omission में क्या होता है, कुछ substitution नहीं होता है, सिर्फ पुराने वाले को निकाल दिया है, उसकी जगह पे किसी नए को नहीं बिठाया है, दैट इज योर ओमिशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब नए, पुराने की जगह पे नए को बिठाया है। एकम बरप्पा वर्सेस एक्सेस प्रॉफिट टैक्स ऑफिसर, ऑलरेडी हम लोग ने अभी पढ़ लिया। नाउ कम्स इम्प्लाइड रिपील। इम्प्लाइड का मतलब ही क्या होता है, प्रिज्यूम करना पड़ेगा, सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ रिपील, द बर्डन to show the repeal by implication is on the person who claims the repeal. किसी एक में से साफ साफ नहीं लिखा है this is repealed hereby, this provision shall be omitted, shall cease to have effect, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, फिर भी किसी बंदे को लगता है कि नहीं नहीं ये प्रोविजन का तो रिपील हो चुका है। अगर ये रिपील हो चुका है वैसा लिखा है तो जो पर्सन क्लेम कर रहा है ना कि रिपील हो चुका है, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन दैट पर्सन। अच्छा भाई, तो फिर अभी तो प्रूव करके रिपील कैसे हुआ है, क्योंकि कोई साफ साफ वर्डिंग तो मिल नहीं रहे हैं। If provision of the new act are inconsistent with or repugnant, then repeal is presumed. नए एक्ट के प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है, मतलब जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उससे कुछ अलग ही बोल रहे हैं, रेपुग्नेंट है, तो रिपील का प्रिजम्पशन हो ही सकता है ना। पहले मतलब एग्जिस्टिंग एक्ट कुछ अलग बोल रहा है, नया एक्ट कुछ अलग ही बोल रहा है, इट मीन्स लेजिस्लेचर का इंटेंशन एकदम साफ है, इट वांट्स टू रिपील द एग्जिस्टिंग वन। If new and old act can be consistently read together, no repeal by implication. दो एक्ट बने सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, both you can read simultaneously, they are not inconsistent, they are not creating any contradictory, so they will go simultaneously. There is no repeal of any act. कोई एक एक्ट दूसरे को रिपील नहीं कर रहा है, because you are able to give effect to both. Section 6 of the General Clauses Act applies to both express repeal as well as implied repeal. जनरल क्लॉजेज एक्ट का उससे मतलब नहीं है रिपील एक्सप्रेस है इम्प्लाइड है, रिपील फिक्स हो गया, जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 6 एप्लीकेबल हो जाएगा। We'll do the case law, State of MP versus Kedia Leather and Liquor Limited. In this case, it was held by the Supreme Court that after referring to the principles of implied repeal, the Water Prevention and Control of Pollution Act, आप लोग ने ऑलरेडी एनवायरमेंट में ये पढ़ लिया है, does not impliedly repeal section 133 of CRPC. 133 of CRPC is about conditional order for removal of the nuisance. Water Pollution Act also talks about something about removal of nuisance regarding water and all that, water pollution वगैरह होता है तो। But ये दोनों जो sections है, Water Pollution Act का particular section and 133 of CRPC, they are not contradictory to each other, although they both deal with the same subject matter. It means वाटर एक्ट ने सीआरपीसी को रिपील नहीं किया है, सीआरपीसी अपनी जगह पे रहेगा, वाटर एक्ट अपनी जगह पे रहेगा। नेक्स्ट, रतनलाल अडुखिया versus Union of India. In this case, the Supreme Court observed that the doctrine of implied repeal is based on the theory that
the legislature is presumed to know the existing state of law and did not intend to create any confusion by retaining conflicting provisions. So basically, इसमें ना Section 80 of Indian Railway Act was concerned. Indian Railways Act 1890. And फिर एक नया Indian Railways Amendment Act 1961 आया, जिसका Section 14 was under question. So it was held that ये जो नया Amendment Act आया ना रेलवे का, जिसका Section जो 14 था ना, it was limited by Section 80 itself of the old Act, or whether Section 20 of CPC. So basically place of suing कहाँ पे होना चाहिए, plaintiff का होना चाहिए, defendant का होना चाहिए and all that. So उसमें एक था Section 80 of the Indian Railways Act, एक था Section 114 of the Indian Railways Amendment Act, और एक था अपना Section 80 of CPC. Sorry, not Section 80, Section 20 of CPC. तो CPC और Indian Railway Act के जो provision है वो conflicting है कि नहीं है? That was under the question. तो जब CPC already था, CPC is 1908, 1961 में रेलवे अमेंडमेंट एक्ट आया. इट मीन्स लेजिस्लेचर को ऑलरेडी पता है CPC में ये प्रोविजन है, फिर भी उन्होंने अमेंडमेंट एक्ट में कुछ नया डाला. इसका मतलब ये नहीं था कि उनको रेलवे अमेंडमेंट एक्ट और CPC के प्रोविजन के बीच में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करना था. दे न्यू एग्जैक्टली ये भी प्रिवेल करेगा, वो भी प्रिवेल करेगा. तो रेलवे वाले मैटर्स में रेलवे वाला ही प्रिवेल करेगा, CPC अपनी जगह पे रहेगा. ओके, सो देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन एंड both the acts will have their own effect. And the last one is Municipal Council Palai versus J.J. Joseph. In this case, the Supreme Court held that the two statutes that are passed at different point of time are totally inconsistent with each other and cannot be harmoniously interpreted. The latter statute repeals the former by implication. एक स्टैट्यूट पास हुआ, मानो के हाइपोथेटिकली मानो के टेररिज्म के ऊपर, 10 साल के बाद दूसरा स्टैट्यूट पास हुआ, वो भी टेररिज्म के ऊपर ही पास हुआ है, जिसमें बहुत सीवियर पनिशमेंट है, अलग अलग प्रोविजन है. इट मीन्स व्हाट, जो लेटर स्टैट्यूट आया दैट इज अ लेटर विल ऑफ द लेजिस्लेशन. बाय इम्प्लीकेशन लेटर स्टैट्यूट जो आया ना 10 साल बाद वाला, उसने पुराने वाले स्टैट्यूट को रिपील कर दिया है. द क्लासिकल एग्जांपल वुड बी आईपीसी एंड पॉक्सो. पॉक्सो ने बहुत सारे केसेस में आईपीसी को रिपील कर दिया इन द सेंस व्हाट आईपीसी एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसके इफेक्ट नहीं है, वैसा नहीं होता है. बट चाइल्ड के अगेंस्ट अगर अब्यूज होता है ना, तो आईपीसी के प्रोविजंस आर वेरी इनसफिशिएंट. पॉक्सो के प्रोविजंस आर वेरी वेरी सीवियर, हार्श पनिशमेंट वगैरह दी गई है. तो बेटर है वो टाइम पे कोर्ट विल नॉट टच अपॉन आईपीसी, दे विल टच अपॉन पॉक्सो. समझा? इट मीन्स पॉक्सो फॉर एनी मैटर रिलेटेड टू चाइल्ड अब्यूज will repeal IPC. IPC की जगह पे वैसे केसेस में पॉक्सो ही एप्लीकेबल होगा. Okay guys, so we are done with the repeal of the statute. Thank you so much. Do visit our website www.nklawclasses.com and do not forget to subscribe to our YouTube channel NK Law Classes Mumbai. Thank you guys.